हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा लेसन शुरू होगा कक्षा 9वीं के लिए, और वह है विषय गणित भाग 2 से। और इस गणित पुस्तक से हमारा आज का टॉपिक है पाठ 3 त्रिभुज, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। और इस पहले भाग के अंतर्गत हमारी जो आज की चर्चा होगी वह होगी त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। वह क्या होता है, इसका डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा जानेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है। तो हमारे आज की चर्चा का प्रमुख विषय है, प्रमुख घटक है, वह है पहला त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे त्रिभुजों की सर्वांग समता की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। तो सबसे पहले हमने अब तक जो जाना है उसे याद रखना, याद करना बहुत जरूरी है। तो त्रिभुज के अंतःकोण आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रत्येक त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर यह आकृति है त्रिभुज की, उसका नाम हमने दे दिया त्रिभुज PQR, और उसमें 3 कोण दिखाई दे रहे हैं जिसे हम त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। और नाम है, एक बिंदु से अगर देंगे तो कोण P, कोण Q और कोण R। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। इन अंतःकोणों के योग का एक विशेष महत्व है। अर्थात जब भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो उनका योगफल 180 अंश ही आता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यह हमने पहले जाना है, उसे हमेशा याद रखना है। तो पहली बात हमने क्या याद रखी, त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। और एक दूसरी बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए, रेखीय युगल कोण, रैखिक युगल कोण, कभी रेखीय युगल लिखा रहता है, कहीं कहीं रैखिक युगल रखा रहता है, लीनियर पेयर। वो क्या होता है, ऐसे दो कोण, ये दो कोण हैं, अगर वो एक दूसरे पे इस तरह जुड़ते हैं कि उनकी एक भुजा सामान्य हो जाए और बाकी दोनों भुजा मिलकर एक सरल रेखा बन जाए, ऐसे कोणों को रेखीय युगल कोण कहते हैं। और यहाँ हमने नाम दे दिया है PRQ और PRS। इनकी खासियत क्या होगी, सरल रेखा बनने के कारण इन दोनों कोणों के मापों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो कोण PRQ लेफ्ट साइड वाला और कोण PRS राइट साइड वाला, इनका योग जो होगा 180 अंश होता है। ये दो प्रमुख गुणधर्म हैं। एक रेखीय युगल कोण का योग 180 अंश होता है, दूसरा हमने देखा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये दोनों बातें क्यों हमें याद रखनी है आज के लिए, क्योंकि हमें आगे जाकर जो त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय है उसमें इसी का उपयोग होता है, आप जरूर देखेंगे। तो ये दोनों अगर घटक, कथन, गुणधर्म याद हैं तो हम वो आसानी से सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए, हमारा प्रमुख घटक पहला है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। दूरस्थ अंतःकोण मतलब ये किसी कोण का दूरस्थ अंतःकोण होगा। कैसे देखते हैं, यह एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने लिख दिया PQR। इसकी एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, किसी भी एक भुजा को, तो त्रिभुज के बाहर एक कोण बनता है। यहां पर हमने नाम दे दिया भुजा को आगे बढ़ाकर एक बिंदु उस पर S, तो बाहर एक कोण बना। ऐसे हर भुजा को बढ़ाएंगे तो इस तरह से अलग अलग कोण बनेंगे बाहर।
और त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते ही हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज के बाहर के कोण से जो दूर वाले 2 कोण हैं, यहाँ पर P और Q दूर के कोण है ना। तो पहले PRS जो बाहर का कोण है इसी को कहते हैं बहिष्कोण, क्योंकि ये एक्सटीरियर पार्ट में है इसलिए एक्सटीरियर एंगल, बाहर है इसलिए बहिष्कोण PRS। और उस बहिष्कोण से जो दूर है, क्योंकि जो एक तो उससे लगा हुआ है रेखीय युगल कोण, दूसरा बाकी दोनों दूर हैं, जैसे कोण PQR और कोण QPR और PQR। यह है कोण PQR और दूसरा है कोण QPR। ये बहिष्कोण से दूर वाले कोण हैं, लेकिन अंतःकोण है, इसलिए इनको कहते हैं दूरस्थ अंतःकोण। बहिष्कोण से दूर लेकिन त्रिभुज के अंतर्भाग में। तो इनमें भी कुछ विशेष संबंध है। क्या संबंध है चेक करते हैं कृति द्वारा। हम बहिष्कोण को मापते हैं कोण मापक द्वारा, तो हमें मिलता है यहाँ पर कितना मिल रहा है, लगभग 111 अंश। ओके, उसके बाद दूरस्थ अंतःकोणों को माप के देखते हैं। पहले हम Q को नापेंगे, इस तरह से चांदा रखा और उसके माप को नोट किया, और यह माप है 65 डिग्री, 65 अंश। ओके, चलिए देखते हैं तीसरा कोण जो दूरस्थ वाला है, एक P। उसको अगर कोण मापक से नापें तो उसका माप क्या होगा, मिल गया हमें, वह होगा 46 है यहाँ पर, 46 डिग्री, 46 अंश। अब हम इन मापों को ध्यान से देखेंगे, निरीक्षण करेंगे तो क्या मिलता है, 111, 65 और 46 हम नोट करेंगे तो हमें देखना है यहाँ पर कि 2 छोटे कोण हैं यहाँ पर, जो भी या कोई भी 2 कोण है जो, उनको संबंध के रूप में दर्शाने के लिए जोड़ कर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो दूरस्थ अंतःकोण है उनको जोड़ेंगे तो हमें बहिष्कोण के माप के बराबर ही मिल गया। इससे हमें निष्कर्ष मिलता है कि जो बहिष्कोण का माप होता है किसी भी त्रिभुज का, वह उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर है। यानी दोनों को जोड़ देंगे, किसको, अंतःकोणों को, तो बहिष्कोण का माप मिल जाता है। और यही हमारा त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय है। हमने इसको अभी प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। इस आकृति में ध्यान से देखिए, अभी एक त्रिभुज है और उसका एक बहिष्कोण है और उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और जैसा कि हमने अभी चेक किया कि बहिष्कोण का माप यानी PRS का माप ये PQR और QPR के योगफल के बराबर है। यही त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय है। वो क्या है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। और इसको विस्तार से आपको लिखना है, नोट करना है, वह आपके पेज नंबर 24 पर है पुस्तक में। तो उसको ध्यान से पढ़ लेंगे और उसे कैसे सिद्ध किया उसे ध्यान से जरूर देखेंगे। अब हम चलेंगे सीधे सीधे प्रश्न संग्रह 3.1 पेज 27। इसमें पहला प्रश्न, आकृति 3.8 में कोण ACD यह त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। कोण B 40 अंश, कोण A 70 अंश, तो कोण ACD का माप ज्ञात करना है। आकृति को नोट करते हैं, यह त्रिभुज ACD त्रिभुज ABC है आकृति में, और उसमें ACD क्या है, बहिष्कोण है।
प्रश्न में लिखा गया है। बी 40 अंश, ए 70 अंश, ये भी दिया गया है और हमें ज्ञात करना है ए सी डी का माप अर्थात बहिष्कोण का माप। तो कैसे हल करेंगे? तो ए सी डी जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, ये हम ऐसे नोट करेंगे, लिखेंगे पहला। उसके बाद जब पता चल गया ये बहिष्कोण है तो हम बहिष्कोण का गुणधर्म उपयोग करेंगे। क्या है कि कोण ए सी डी जो है वो कोण ए धन कोण बी के बराबर होगा। क्यों? हमने वह प्रमेय याद रखना है, दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। तो क्या था कि बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के बराबर होता है, वो हमने लिख दिया। अब जो माप दिए गए हैं वो नोट कर लेंगे। ए का माप 70 धन बी का माप 40 हमने रख दिया समीकरण में। तो कोण ए सी डी बराबर हो गया 70 और 40 का योग, मतलब 110 अंश। तो हमारा उत्तर मिला कोण ए सी डी का माप 110 अंश है ना, बहुत आसान सा। तो वह गुणधर्म हमें याद रखना है, उसी गुणधर्म का उपयोग हमें करना है, दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। चलिए इसी पेज पर एक और प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। हर प्रश्न को बच्चों यहाँ पर हल नहीं किया जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके हिंट आपको बताएंगे, पुश कर देंगे, स्टार्ट बता देंगे। आगे का प्रोसीजर आप खुद ही अपने नोटबुक में करेंगे। जैसे कि यह प्रश्न नंबर 3 है आपके पाठ्यपुस्तक में। त्रिभुज के कोणों के माप x अंश, x माइनस 20 अंश, x माइनस 40 अंश हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हल, 3 कोणों के माप दिए गए हैं और हमें पता है त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। हमने शुरू में ही जाना, याद किया। इसलिए तीनों कोण जो है x माइनस 20 और x माइनस 40, इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 अंश। प्रश्न हल करते समय अंश डिग्री को हम नहीं नेट लिखेंगे। तो अब कोष्टक तोड़ के सरल करते हैं। x आ गया प्लस x माइनस 20 हो गया प्लस x माइनस 40 हो गया, 40 हो गया, बराबर 180 अंश। अब सजातीय पद x 3 बार है तो 3x हो गया और माइनस 20 और माइनस 40, माइनस ऋण 20 ऋण 40 बराबर हो गया राइट साइड में 180। हल करेंगे 3x माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 हो गया बराबर 180। पक्षांतर करेंगे 3x इक्वल टू 180 प्लस 60 माइनस 60 राइट साइड में गया तो प्लस 60 हो गया। 3x बराबर 240। इसलिए x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 240, 3 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, बटे 3 आ गया, एक तरफ x बचा और x का मान आ गया 3 से कट गया यह 80 बार, x का मान 80 आ गया। तो पहला कोण 80, बाकी दोनों कोण कैसे निकालेंगे? 80 माइनस 20, 80 माइनस 40, कैसे वो देखते हैं हम। तभी हमें क्या मिला? हमें प्राप्त हुआ x बराबर 80, ये हमने देखा अभी, हमें x मिला 80। तो आप आगे क्या शुरू करेंगे कि पहले कोण का माप तो मिला 80 x बराबर, और दूसरा कोण का माप क्या है? x माइनस 20, मतलब x की जगह पे 80, 80 माइनस 20, ये हो गया 60। और बचे हुए दूसरे कोण यानी तीसरा कोण होना चाहिए यहाँ पर, वहाँ दूसरा लिखा है लेकिन वो तीसरे कोण का माप x माइनस 40 होगा। तो x है 80 माइनस 40, तो 40 अंश हुआ। तो दूसरे और तीसरे कोण का माप 60 और 40 हो गए, तीनों कोण मिलाकर 180 अंश हो गए। यहाँ पर 2 बार दूसरे दिख रहा है बच्चों, ये दूसरे नहीं है, पहला दूसरे कोण और तीसरा कोण होना चाहिए, वो गलती से वहाँ टाइप हुआ है।
तो हमारे तीनों कोण मिल गए त्रिभुज के 80, 60 और 40। तीनों को जोड़ने पर कितना आता है 180, ये हम देख रहे हैं। चलिए इसी पेज पर एक प्रश्न और है, उसको ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना हो तो तीनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। हल। पहले क्या ध्यान देना है कि क्या मानेंगे, पहले कौन सा कोण हमें दिया गया है, किसको हम मानेंगे, अंदाज लगाएंगे। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने में पता चला कि एक कोण जो है सबसे छोटे कोण का दुगना है और दूसरा कोण भी जो है वो सबसे छोटे कोण का ही 3 गुना है, यानी सबसे छोटे कोण का संबंध दोनों से है। तो इसलिए मानेंगे, माना सबसे छोटा कोण जो है वो a डिग्री है, x है, y कुछ भी मान सकते हैं, मैंने माना a अंश है। तो इसका मतलब अन्य एक कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का दुगना है, तो 2a हो गया, और जो अन्य दूसरा कोण है वह भी सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो वो 3a हो गया। तो इस तरह से हमें तीनों कोण दिख रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि a अंश यानी पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों को जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए। और एक गुणधर्म हमें पता है, त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल है, ये 180 अंश होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। जोड़ने पर आया 6a बराबर 180 अंश। तो अब आगे क्या करना है ये आपको अच्छे से पता है, तो इसके आगे का हल आप स्वयं करेंगे। 6a 180 आया तो a बराबर 180/6 हो गया, 30 आएगा a का मान। बाकी दोनों कोण का माप 30 का दुगना 1, 30 का 3 गुना 1, इस तरह तीनों कोण हमें मिल जाएंगे। आप स्वयं अपने नोटबुक पर इसे हल करेंगे, मैंने हिंट दे दिया है। चलिए अब पेज नंबर 28 पर एक प्रश्न है, उसे जरूर देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, आकृति 3.10 में रेखा AB समांतर रेखा DE है। दिए गए मापों के आधार पर कोण DRE तथा कोण ARE के माप ज्ञात कीजिए। मैं केवल हिंट बताऊंगा, कैसे हल करना है वो आप जानेंगे, समझेंगे। प्रश्न इस तरह दिया गया है कि AB और DE समांतर हैं और आकृति इस तरह से बनी हुई है। जितनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, अब हमें DRE कोण जो है, तो यह है DRE अर्थात त्रिभुज के अंतर का कोण, और ARE त्रिभुज के बाहर का कोण, बहिष्कोण, ये पता लगाना है। आकृति में माप दिए गए हैं, A का माप 70 दिया गया है, E का माप 40 दिया गया है। हमें हल करना है, R पर बनने वाले दोनों कोण का माप बताना है। तो मैं यहाँ हिंट दूंगा आपको। सबसे पहला हिंट ध्यान से देखिए बच्चों, कोण A और कोण D सर्वांसम होंगे, समान होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो जो AB और DE समांतर है, तो AD उसकी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये एकांतर कोण है। ओके, तो दोनों एकांतर कोण है, इसलिए A और D सर्वांसम हुए। इसका मतलब D का मान कितना हुआ? 70। ओके, पता चल गया D का मान 70। अब उस त्रिभुज में आपको 3 कोण में से 2 कोण तो पता चल गए, तो तीसरा आराम से निकाल लेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे तो तीसरा मिल जाएगा, और इन 70 और 40 को जोड़ देंगे तो बहिष्कोण भी मिल जाएगा। तो ये रहे कुछ प्रश्न, दूरस्थ अंतःकोण और त्रिभुज के अंतःकोण के मापों का योगफल। और यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर पिछला प्रश्न देखते हैं, उसमें हम रेखीय युगल का भी उपयोग कर सकते हैं R पर बनने वाले। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे घटक, वह है त्रिभुजों की सर्वांग समता।
तो आज हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल शुरुआत करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण यानी कुल 6 घटक होते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। और त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी सर्वांगसम होते हैं, ये जानकारी हमें है अच्छी तरह से। लेकिन त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या है? तो वो क्या है, देखिए ये कुछ त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर। अगर ये एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को एक दूसरे को ढक लेते हैं पूरी तरह से, कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने पर वे पूर्णतः परस्पर ढक लेते हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, है ना। एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो, दोनों एक दूसरे को ढक लें तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये प्रैक्टिकली प्रयोग के तौर पर हम इसको कर सकते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, ये हमने देखा, मतलब जाना। तो ये 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत कोण के माप समान होंगे और संगत भुजाएं भी समान होंगी। लेकिन ये जो 6 घटक है यानी 3 कोण 3 भुजाएं, अगर इन 6 घटकों के माप की जानकारी नहीं है तो क्या हम यह नहीं सिद्ध कर पाएंगे या जान पाएंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है? क्या हर बार 6 घटकों की जानकारी होनी जरूरी है? इसके बारे में आप जरा सोचिए, क्योंकि इसकी चर्चा हम कब करेंगे? अपने अगले लेसन में। तो आप ध्यान से इसको सोचिए कि क्या हर बार त्रिभुज अगर सर्वांगसम सिद्ध करना है, बताना है, तो क्या सभी तीनों कोण या तीनों भुजाओं के माप का पता होना जरूरी है? ध्यान से सोचिए और फिर हम अगले लेसन में जरूर इसकी चर्चा करेंगे।